प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट अंक के क्वेश्चनों को जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आंकिक प्रश्न बहुत ज़्यादा आने हैं, तो ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। इसके पहले हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का एक वीडियो और बना दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में हम लगा देंगे उस वीडियो को। तो इन दो वीडियो में हमने पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर किए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पहले वीडियो के बाद के शेष क्वेश्चन इस प्रकार हैं। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है आपके पास 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के एक एक प्रतिरोध हैं और इनको जोड़ करके 15 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। इसके लिए चित्र बनाना है संयोजन का। तो भले ही आपको चित्र ही बनाना है, लेकिन जब तक आप इसको पूरा करेंगे नहीं, जब तक आप चित्र कैसे बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, इनको अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोधों का सीधा सीधा योग हो जाता है, तो इन दोनों का टोटल मान हो जाएगा R1 बराबर 10 धन 20 इक्वल टू 30 ओम। ठीक है कि नहीं, इतने का हो गया 30 ओम। अब इनके साथ में जो बच गया, जो तीसरा प्रतिरोध ये वाला, उसको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो अब इनके साथ 30 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या हो जाता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या, यहाँ R1 का मान यहाँ पर कितना भर देना, कितना निकाल लिए थे, 30 ओम। तो यहाँ पर इस R1 का मान 30 रख दिए, और बचा हुआ ये वाला प्रतिरोध R2 का मान तो समझ लीजिए 30 है ही है, ये 30 है ना ये वाला। तो 1/30 धन 1/30, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/30। 2/30 यानी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंद्रह 30, यानी यहाँ पर 1/15 हो जाएगा। इसको पलटा देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी R बराबर 15 ओम आया ना। 15 ओम, हमें भी तो 15 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना था। तो संयोजन का चित्र इस प्रकार होगा। ठीक है, और इसको आपको पूरा नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न है। लिखा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ना है और फिर प्राप्त परिणामी प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी पहले श्रेणी क्रम में जोड़िए कितना प्रतिरोध निकला, फिर समांतर क्रम में जोड़िए कितना प्रतिरोध निकला, फिर दोनों का अनुपात कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो श्रेणी क्रम में भाई तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध तीनों का योग हो जाएगा, यानी 1 धन 2 धन 3 यानी इक्वल टू 3 2 5 1 6 ओम श्रेणी क्रम में हो गया। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 हो तो समांतर क्रम का सूत्र लगा, 1/R2 बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 चलता है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करना है ना। तो 2 और 3 का लघुत्तम 2, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद होगा, है ना। 6 में 1 का भाग देंगे, जितना आया 6 ही आएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 कम 6। फिर 6 में 2 का भाग देंगे, 3 आया। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3। फिर 6 में 3 का भाग दिए, आया 2। 2 का ऊपर गुणा किए 2, है ना। भिन्न हल करने, इतनी छोटी बातें हम बता देते हैं। तो 6 3 9 2 11, ऊपर कितना आ गया 11 और बटे में 6। तो 1/R2 बराबर 11/6, हमें तो R2 ज्ञात करना है, तो इसको पलटा दीजिए। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 6/11। R2 बराबर 6/11। अब हमको क्या करना है, ये R1 और ये R2 का अनुपात निकाल देना है, यानी R1 अनुपात R2। तो R1 का मान है 6, फिर अनुपात का चिन्ह लगाए, और R2 का मान कितना निकाले, ये 6/11 यहाँ लिख दिए। अब क्या होगा, अनुपात यानी एक प्रकार से भाग, लेकिन जब भिन्न में भाग करते हैं तो गुणा में चेंज होकर के भिन्न को पलटा दिया जाता है। तो इसको हमने पलटा दिया, 6/11 को 11/6 कर दिए, और यहाँ कुछ नहीं, बटे में 1 लिख दिए। तो 6/1 गुणित 11/6। ठीक है ना, इसको पलटा दिए तो ऐसा हो गया, 6 से 6 कट गया, तो 11/1 यानी कि 11:1, अर्थात R1 अनुपात R2 इक्वल टू 11:1 आंसर हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ लिखा है 15 मीटर लंबे, कितना, 15 मीटर लंबे और 6.010⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, यानी ये एरिया दिया है तार का, है ना। तार का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम मापा गया। इतना लंबा तार है, इतना उसका क्षेत्रफल है,
और उसका प्रतिरोध 5 ओम नापा गया। तो तार की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए अपन ने लिख दिया L बराबर 15 मीटर, ए का मान ये हो गया, क्षेत्रफल का मान, और कैपिटल आर का मान इतना हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ज्ञात करना है। तो तार का प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर, ये सूत्र होता है कैपिटल आर बराबर रो एल बटे ए, है ना, रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब यहाँ से अपन को ये रो का मान ज्ञात करना है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आर ए बटे एल यानी रो बराबर आर ए बटे एल। ठीक है, आर का मान रख दिए, कितना सरल है, आर का मान है 5 और ए का मान ये जो लिखा हुआ ये पूरा आपने लिख दिया, एल का मान है 15। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काटना है, काट लीजिएगा, है ना, 5 दिया 15 पे 3 दूनी 6, यानी यहाँ आ गया 2 × 10 की घात -7 ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी है, उसको 10 ओम के किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया, इतने ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया बैटरी को। अब यदि परिपथ में धारा का मान 0.4 एम्पियर है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। यानी बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर 5 वोल्ट, बाह्य प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, और धारा जो बैटरी से ली जा रही कितनी है 0.4 एम्पियर, और आंतरिक प्रतिरोध सेल का ये ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सूत्र होता है I बराबर, अभी लगा भी कई बार, I बराबर कैपिटल E बटे R प्लस स्मॉल आर। ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। मान भर दीजिए, इसका मान ये हो गया, I का मान ये 0.4 और E का मान बैटरी का विद्युत वाहक बल 5, कैपिटल आर का मान 10, स्मॉल आर ज्ञात करना है। तो ये गुणा कर देंगे, इसका उठा करके इसमें गुणा कर देंगे, ये ऐसा, तो ये लाइन आ गई बराबर में कितना चल रहा है 5। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सा आपको समझना है, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, इसका गुणा जब इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो आ गया यहाँ पर 4, क्योंकि 0.1 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, है ना, 10 का गुणा करेंगे, और 4 का 0.4 का गुणा इसमें हुआ, तो 0.4 × R = 5। इसके बाद इस प्रकार से हल करेंगे कि यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, ये यहीं लिखा रहेगा, और ये 4 का यहाँ पक्षांतर हुआ, तो 5 - 4, 5 - 4 यानी 1 बन जाएगा, और ये यहाँ की संख्या बटे में चली जाएगी। ठीक है ना, पक्षांतर। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव, तो ऊपर एक 0 लगा देंगे, तो दशमलव हट जाएगा नीचे का। चार अब यहाँ काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2 यानी 2.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध हो गया। बहुत सरल है, आप डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते थे, पर ऐसी विधि ज़्यादा सरल लगती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा है, 1.2 विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया है इतना 0.5। ठीक है, तो इस बैटरी को श्रेणी क्रम में 5.5 ओम के प्रतिरोध के बल्ब के साथ जोड़ा गया है ना, यानी एक प्रकार से बाह्य प्रतिरोध दे दिया गया 5.5। अब लिखा है चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। ठीक है, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना हो गया 1.2 वोल्ट, बाह्य प्रतिरोध R का मान 5.5 ओम, आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है ये 0.5 ओम। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और टर्मिनल वोल्टता V का मान ज्ञात करना है। तो पहले I ज्ञात हो जाता है, फिर टर्मिनल वोल्टता V का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो I बराबर होगा E, बहुत बार लगा सूत्र, इतना तो आप बन जाएगा E बटे R कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, E का मान ये भर दिए, कैपिटल R का मान ये है, स्मॉल आर का मान ये भर दिए। ठीक है ना, ये जो आपने लिखा है इनसे। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया 6, और ऊपर है 1.2, दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ाएंगे, तो ये 0 बढ़ करके 60 हो गया, ऊपर 12 हो गया, काट दिए, 12 × 12, 12 × 5 60, 1/5 यानी कि 1 में 5 का भाग देंगे 0.2 एम्पियर, ये आ गया। ठीक है ना, I का मान आ गया, ये I का मान। अब टर्मिनल वोल्टता V बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, V बराबर E - IR। अब यहाँ पर देखिए E का मान 1.2 माइनस I का मान 0.2 और स्मॉल r का मान, ये सब का मान यहाँ भर दिए। बहुत ही चीज़ है, इतने सरल सवाल हैं, परीक्षा में आते हैं लेकिन सरल है ना। तो यहाँ 1.2 ये लिखा रहा, इसका इसमें गुणा कर दिए तो कितना बन जाएगा, इसमें 5 दूनी 10 है ना, ये 10 हो गया, 0.1122 अंक बाद दशमलव आ गया। अब इसमें इसको आपको घटा देना है, ठीक है ना। तो घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते तो एक इसमें जाके घटेगा, 1.1 वोल्ट, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 14वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा है,
14वां क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, बहुत ईजी है। 12 वोल्ट का 12 वोल्ट विद्युत वाहक वाली एक बैटरी है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, किसी प्रतिरोधक के साथ संयोजित है, यदि परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान 10 ओम है ना। यानी यहाँ पर भी आपको बाह्य प्रतिरोध दे दिया गया, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम ये जैसा आपने ये निकाला है ना वैसे ये निकल आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ई का मान 12 वोल्ट और यहाँ पर ये 10 और ये 2, 10 2 12, 12/12 1 एम्पियर हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए 15वां क्वेश्चन, ये थोड़ी सा आपको अलग सवाल देखने को मिलेगा। कमरे के ताप पर यानी 27 अंश सेल्सियस पर किसी तापन अवयव है ना का प्रतिरोध कितना है, ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप का क्या प्रभाव होगा, है ना। और प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक जबकि ये सवाल में दिया है 1.70 10⁻⁴ अंश प्रति अंश सेल्सियस है। ठीक है, इतना दिया है। ये ताप प्रतिरोध गुणांक पर आधारित जो सवाल है ना धारा विद्युत में उससे लिया गया है। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, है ना। यहाँ बता दूँ, ये बाद का प्रतिरोध पहले का प्रतिरोध है ना, और T2 बाद का तापमान और T1 पहले का तापमान, ये बस इतना ही है। और यहाँ पर अल्फा है ताप प्रतिरोध गुणांक, तो ये सूत्र है। फिर यहाँ बता दूँ, वैसे आप इसी से समझ गए कि T1 यानी पहले का टेम्परेचर कितना 27 अंश सेल्सियस, R1 यानी पहले का प्रतिरोध कितना 100 ओम, और R2 यानी बाद का प्रतिरोध कितना हो गया बढ़ करके 117 हो गया, और ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा बराबर इतना दिया है। अब ये सब मान इस सूत्र में फटाक से अपन ने भर दिए। अल्फा का मान ये भर दिए, R2 का मान ये लिखा है ना, R1 का मान ये है, फिर R1 का मान ये 100 यहाँ भरे, और T2 का मान ज्ञात करना है। बाद का टेम्परेचर कितना है यही तो ज्ञात करना है, कितना टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ T2 आ गया, और माइनस R2 का मान 117 बाद में, है ना, और T1 यानी प्रारंभिक टेम्परेचर कितना 27, ये मान भर दिए। अब इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है, तो इसका पक्षांतर उठा करके पूरा का पूरा ऐसा कर दें कि ये यहाँ कर दें, है ना, इस साइड यहाँ कर दें यहाँ, और ये जो राशि लिखी हुई इसको यहाँ पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो क्या हो गया, ये जब यहाँ गया यहाँ पर तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर अब इसमें से घटा दिए 100 तो बचा 17, और ये राशि को पक्षांतर करके यहाँ ले आए, है ना। अब इसको हल कर देना है। कैसे हल करना है थोड़ी सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो दशमलव लगा था इसको हटाने के चक्कर में हमने ऊपर 0 लगा दिए। ठीक है, तो 170 हो गया। अब इसको काट दें तो कटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर 10 है और 10 की घात -4, नीचे से ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी घात प्लस की हो गई, ठीक है ना। और ये 10 की घात 4 ये, और एक और ये 10, तो 10 की घात 5 हो गया। काय के बराबर, इतने के बराबर हो गए 10 की घात 5। लेकिन हमको T2 को ज्ञात करना मान, तो इसका भी हम पक्षांतर करेंगे, इतने का पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस पार जाएगा, तो काय में हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। ये देखिए 10 की घात 5 और ये इस साइड आया तो प्लस का हो गया। अब T2 का मान ज्ञात करना है, तो T2 यहीं लिखे रहेंगे, बटे में 100 कर देंगे इसके, है ना। तो 10 की घात 5 यानी कि 5 0 लगा करके 3159 जोड़ेंगे, इतना आ गया, और बटे में 100 आ गया, और 100 आ गया तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आंसर हो गया। ये बात का टेम्परेचर हो गया। इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं प्रकाश की पर आधारित आंकिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है सभी। प्रश्न 16, दीवार पर लगे किसी बल्ब का उत्तल लेंस के द्वारा 3 मीटर सामने की दीवार पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो लेंस की अधिकतम फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी टोटल कितना हो जाएगा, वस्तु और प्रतिबिंब की दोनों दूरी अगर निकालें तो कितना आएगा फाइनल 3 मीटर, क्योंकि जी देखिए बीच में क्या हो गया, लेंस हो गया। अब इस साइड वस्तु है, इस साइड प्रतिबिंब है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर, क्योंकि दीवार की दूरी इसमें दिया है, ये दीवार के सामने 3 मीटर की दूरी है, ठीक है ना। इस लाइन को आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ से u + v बराबर कितना हुआ 3 मीटर, तो u = कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 3 - v हो जाएगा। आई बात समझ में। अब लेंस सूत्र पर इस पे मान भर दीजिए, बहुत ईजी है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना, आराम से समझिएगा। तो 1/v ये लिखे रहने दिए। अब यहाँ पर u की जगह पर -u क्यों लिखा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से उत्तल लेंस में देखिए ये लेंस हो गया, और इस साइड पर अगर वस्तु रखते हैं, बाईं ओर वस्तु रखते हैं तो दूरी ऋणात्मक हो जाती है, वस्तु की दूरी ऋण हो गई। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण गुणा होकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा धन, ये हो गया धन, ठीक है ना। और 1/f ज्यों का त्यों लिखा है। अब यहाँ पर मान भरना शुरू कीजिए।
आपने निकाला ना अभी, कितना निकाले हो, u बराबर कितना 3 माइनस वी। तो ये जो u है इसकी जगह पर कितना लिख दिए 3 माइनस वी, और बाकी v तो ये लिखा हुआ है। तो क्या हो गया 1/v प्लस 1/3 माइनस वी इक्वल टू एफ। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ये आ गया, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो गया, ये आया, इसका गुणा इसमें हो गया, ये आगे v से v कट गया, है ना, और इतना आगे बचा, ये ऊपर 3 भर बचेगा, ठीक है ना 3। अब इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3f, ये हो गया 3f, और इसका गुणा 1 में हो गया तो इतना आ गया, ये लाइन आ गई। अब देखिए v का गुणा अंदर होगा तो 3v, इसका इसमें गुणा हुआ तो v स्क्वायर हो गया। वर्ग समीकरण बनने वाला है, पक्षांतर कीजिए, इसका यहाँ पक्षांतर करेंगे तो v स्क्वायर प्लस में हो गया ये, और 3v यहाँ लाएंगे तो प्लस से यहाँ पर ये माइनस का हो गया। 3f अपनी जगह पर इक्वल टू 0 है, बना ना वर्ग समीकरण। अब आप कक्षा 10वीं पढ़े, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, है ना, और d यानी विविक्त कर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, तभी वास्तविक मान प्राप्त होंगे। तो ये इस साइड पे भेज देंगे, इस साइड पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाए इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4ac। मान भरे यहाँ पर मान भरे, तो b का मान कितना है, b का मान कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से तुलना करना है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका गुणांक होगा ये a होगा, इसका गुणांक ये b हो गया, और ये पूरा हो गया c, यानी a बराबर 1, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 3f। यहाँ पर मान भर दें तो b की जगह पर -3 इज ग्रेटर देन, फिर ये वाला 4, ये वाला 4, a का मान 1 है, गुणांक 1 है ये, है ना, और c का मान ये 3f, ये लिखिए। अब 3 का वर्ग 9 हो गया, और 4 3 12f, है ना, 12f हो गया, इतना है समझ में। अब हमको f का मान निकालना है, तो 12 यहाँ पक्षांतर करेंगे, बटे में हो गया, यानी 9/12, 3 से कट गया, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, यानी f इज लेस देन या इक्वल देन 3/4, है ना, इतना आया। तो हमको तो इसमें सवाल में कहा मैक्सिमम लेंस की अधिकतम फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी का अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान कितना होगा, स्पष्ट है कि f इज लेस देन इक्वल देन, तो इक्वल देन कितना आ जाएगा 3/4, यानी f मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3/4 मीटर। आए समझ में। लेकिन आप इसको ये बटे में चाहे तो सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें 100 का गुणा कर दें, ये सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 ये 25 आ जाएगा, 25 ये 75, यानी मैक्सिमम फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थी, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, हमारी मेहनत तभी सार्थक हो सकती है, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन ये है, यंग के द्विझिरी प्रयोग यानी द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा का मान कितना 600 मीटर है, और झिरियों के बीच यानी स्लिटों के बीच की दूरी यानी 2D से जिसको दर्शाते हैं 0.28 मिलीमीटर है, और पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। तो क्या कहा गया, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ये होता है बीटा बराबर लैम्डा डी बटे 2D। अब यहाँ पर 2D का मान कितना दिया है, 2D बराबर ये लिखा ना, स्लेटों के बीच की दूरी ये 0.28 है ना, mm। तो दिक्कत यह है कि हमको पूरा मात्रक SI पद्धति में करना पड़ेगा, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 10⁻³ का इसमें गुणा कर देंगे जो दिया है, तो ये काय में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल D का मान तो मीटर ही में दिया है, इसलिए कोई लफड़े ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है लैम्डा का मान वो 600 नैनोमीटर है। कितना, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁹ का गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो हमने इसमें 10⁻⁹ का गुणा करके मीटर में इसको ले आया। अब मान भर दीजिए, कुछ भी नहीं रखा। यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान भर दिए, ये वाला ये भर दिए। कैपिटल D का मान 1.4 ये है। 2D दोनों स्लेटों के बीच की दूरी, ये इसको आपने ऐसा बदल दिया था, ये भर दिए मान। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन है प्यारे विद्यार्थी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए क्या क्या किया है यहाँ पर ने, यहाँ पर कि ये जो दशमलव है इसको हटाना है। तो 2 अंक है ना दशमलव के, तो ऊपर हमने 2 अंक 2 दशमलव मतलब ऊपर 2 शून्य वाली संख्या ने 100 का गुणा कर दिया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ऊपर यहाँ देखिए 1 दशमलव वाली संख्या है ये, तो यहाँ पर हमने इस दशमलव को हटाने के लिए 1 शून्य वाली संख्या ने 10 का नीचे गुणा कर दिए, बस दशमलव हट गया। कैलकुलेशन कर लें आप,
14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो गया। अच्छा, अब इससे 0 से 0 भी कट गया भाई। अब बस कितना बचा यहाँ पर, ये कट पिट करके यहाँ पर 300, ये 2 से कट गया ना, तो 300 आ जाएगा ये। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखिए जो जो बचा हुआ है, ये जो 300 लिखा है, तो 300 को हम 10 की घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो 3 गुणे 100 लिखेंगे। कितना, 3 गुणे 100, और 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 2, ये 3 गुणे 10 की घात 2, ये 3 गुणे 10 की घात 2, ये हो गया। 10 की घात -9 ये है, ठीक है। और एक 10 ये बचा हुआ है, ये 10 की घात 1 ये बचा हुआ है। अब 10 की घात -3 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये +3 हो गई। अब इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, तो पहले धन वाले जोड़ दें घात, तो 3 1 4 2 6 हो गया, और ऋण वाली 9 है, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, माइनस का 3, 10 की घात -3, और ये 3 ये लिखा हुआ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इकाई में आए मीटर में, तो अभी हमने बताया थे ना कि 10 की घात -3 का गुणा करके मिलीमीटर को मीटर में बदला जा सकता है। तो अगर हम इसको उल्टा बदलें तो ये कितना हो जाएगा, मिलीमीटर, यानी 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर बराबर 3 मिलीमीटर, आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 18वां क्वेश्चन लिखा है, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब, मतलब बिंब यानी वस्तु, यानी कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची है, इतना कहा, और 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, स्थिति बताइए। तो इसको हम पहले चित्र से समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब इसके सामने जो ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु की ऊंचाई दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर दी गई है। आप यहाँ ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है F1 लिखा ना, फोकस बिंदु गया, तो इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर, है ना। तो इस 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, और कितने दूर रखी है, 14 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है ये। तो इस प्रकार से हमने चित्र बनाया, और ये इसका प्रतिबिंब है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर चित्र इसी साइड इसका क्यों प्रतिबिंब बना हुआ है, इसी साइड प्रतिबिंब क्यों बना हुआ है। तो यहाँ देखिए, एक स्थिति ऐसी होती है कि जब वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र, ओ हो गया प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो बाईं ओर ही बनता है, बाईं ओर ही बनता है। ये उत्तल लेंस के प्रगुण में है, और यही तो एक प्रकार से जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका आवर्धन वाला सिद्धांत भी यही है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसका इसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो यह लेंस से सूत्र लगा दें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से u का मान देखिए कितना आएगा, -u, क्योंकि वस्तु इसी साइड है बाईं ओर, चिन्ह पर पार्टी से -u लिखे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। अब मान भरें यहाँ पर 1/f, f का मान 21, v का मान ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर बनेगा, यहाँ v ही लिख रहने दिए, और 1/u, तो u का मान 14 दिया हुआ है। अब बस पक्षांतर कर दीजिए, इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ये 1/14 का यहाँ पर, तो इकाई में आ जाएगा -1/21 माइनस 1/14, तो 1/v बचेगा ये। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम 21 से 14 का लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम 42, और 42 डिवाइड बाई 21, 42 में 21 का भाग देंगे आगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा किया, 2 एकम 2 हुआ। अब 42 में 4 का भाग 14 का भाग देंगे तो आएगा 3, 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो ऋण 1 बचा, ये बटे में 42, इसको पलटा दें तो v/1, इसको भी पलटा देंगे, यानी v का मान आ गया -42 सेंटीमीटर। कितना, -42 सेंटीमीटर, किसकी दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। माइनस चिन्ह केवल यही बताता है कि प्रतिबिंब जो बना है ना, इसी ओर बना है, किस ओर बना है, लेंस के बाईं ओर ही बना है, ठीक है ना, ये और प्रमाणित हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, इतना और ये पूरा, तो ये दोनों त्रिभुज देखिए, छोटा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कौन से कक्षा 10वीं पढ़े आपने, समरूप त्रिभुज है ना। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई थी उसको आपने x मान लिया अगर ये, तो कितना हो जाएगा, x/3, यानी लंब बटे लंब, तो आधार बटे आधार होगा, तो x/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी निकाल लिया आपने, अब भी निकाला, प्रतिबिंब की दूरी 42, तो 42 बटे कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी 14, इतना आ गया, काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 तिया 42, ठीक है ना। 3 का 3 में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 3 त्रिका 9, यानी x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की दूरी और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई।
अब आप पॉइंट डाल करके उत्तर लिख दीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई x बराबर कितनी आ गई, ये 9 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, देखिए किरणें वास्तव में मिली नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हुई हैं, रिवर्स करने पर आई हैं, इसलिए प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा और लिखिएगा आभासी, सीधा और बड़ा, ठीक है ना। और स्थिति कहाँ रहेगी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है और जो फोकस है उससे दूर बनेगा, फोकस से दूर बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका हल हो गया। आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार और समझिएगा, प्रेम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर ऊंची किसी बिंब यानी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, पूछ रहा है। अभी वस्तु की उसमें रखी हुई थी, अब यहाँ पर वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है 6 सेंटीमीटर ऊंचा और सीधा बने। तो अभी आपने पढ़ ही लिया कि ऐसी स्थिति में जब प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करना होता है तो बस वस्तु को समझ लो कहाँ रखना पड़ता है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखना पड़ता है तभी, है ना। और यहाँ एक बात और समझ में आ रही है कि प्रतिबिंब वस्तु कितनी है, 3 है ना सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, यानी आवर्धन हो रहा है। तो आवर्धन उत्तल लेंस में ऐसी पोजीशन पर ही होता है, ये आपने यहाँ पर समझ लिए, है ना। तो यहाँ पर आपने सेम चित्र जो अभी बनाया था उसी प्रकार से बना लीजिए। तो ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गए। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देखिए भाई संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, यानी ओ बी, यानी ये आधार हो गया छोटे वाले त्रिभुज का, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार ओ बी डैश होगा, है ना, ओ बी बटे ओ बी डैश। तो फिर लंब बटे लंब हो जाएगा, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ऐसा हो गया। आया समझ में। तो ए बी का मान कितना है, 3 है, और ए डैश बी डैश का मान कितना है, 6, इतना तो बताया आपने। और यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को u, लेकिन चिन्ह पर पार्टी से -u। और प्रतिबिंब है ये, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ओ बी डैश प्रतिबिंब है ये, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, -v, माइनस से माइनस कट गया, यानी u बटे v बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, u बटे v बराबर 1/2, यही महत्वपूर्ण बात हो गई। तिर्यक गुणा कर दें, कैसे कर देंगे, v का 1 में गुणा किए तो v आया, 2 का u में गुणा करेंगे तो 2u, यानी v बराबर 2u, है ना। इतना आया समझ में। अब आप लेंस से सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो f का मान कितना आ गया, 20 आ गया, 1/20। अब यहाँ 1/v, तो v की वैल्यू आपने निकाला, v की वैल्यू कितनी है, 2u, ठीक है, फिर माइनस, फिर 1/u लिखा रहा। आप यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 2u ही आएगा एलसीएम, और ऊपर हल करोगे आप तो 2u में 2u का भाग दिए, 1 आया, 1 का गुणा 1 में करेंगे इतना होगा, फिर 2u में इस u का भाग देंगे तो u से u कट गया, 2 का ऊपर गुणा करें तो 2 एकम 2 हुआ। फिर 1 में 2 को घटाओ, तो 1 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये माइनस आएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, और बटे में 2u लिखा हुआ, और 1/20 चल ही रहा है। अब यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर दें, कैसे तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा ये, तो यहाँ पर देखिए 2u बराबर 20 एकम 20 माइनस का 20, तो बटे में 2 आ जाएगा इसके, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। आ गई बात यहाँ पर कि ये जो दूरी है ये -10 सेंटीमीटर है, अर्थात वस्तु को प्रकाशिक केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर लेंस के बाईं ओर, प्रकाशिक केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर लेंस से बाईं ओर रखा जाना चाहिए। उत्तर हो गया। अब यहाँ देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों यानी स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है। पर्दा 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ फ्रिंज यानी चौथे नंबर की फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी सेंटर से चौथे फ्रिंज की दूरी कितनी है, के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। समझिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोग गलत कर देते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यानी सेंटर से चतुर्थ यानी चौथी फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ फ्रिंज चौड़ाई का चौगुना, है ना, यानी फ्रिंज चौड़ाई को कैसे दर्शाते हैं, बीटा से, तो यहाँ बीटा का चौगुना यानी 4 बीटा बराबर दिया है
1 सेंटीमीटर। यही इसमें राज है, बाकी कुछ नहीं। प्रयोग में उपयोग लाए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। चलिए बाकी चीज़ फटाक से समझ लेते हैं। तो 2D बराबर कितना आ जाएगा, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर जितना है। इसको कई मिलाना मीटर में, तो 10⁻³ का गुणा किए। ये बात हम कर रहे थे, ये बात, ये बीटा बराबर नहीं है, ये बीटा बराबर नहीं, फ्रिंज चौड़ाई नहीं है, फ्रिंज चौड़ाई का 4 गुना है, क्योंकि सेंटर से चौथी फ्रिंज की दूरी यानी 4 बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बटे में 4, 1/4। अब 1/4 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, सबको मीटर में करना है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, ये बटे में 100 कर दिए। इतनी सी बात है। अब इसको थोड़ी सा 10 की घात के रूप में लिखना चाहें तो 1/4 यानी 0.25 ये आ गया, है ना, ये इतना आ गया 0.25। और जो ये 100 लिखा हुआ है, 100 को 10 की घात 2 लिखेंगे तो ऊपर लाएगी तो 10 की घात -2 हो गया, यानी बीटा का मान इतना आया। और जो बीटा का मान आया है सूत्र में हमने यहाँ पर भर दिया, ठीक है ना। बीटा का मान ये जो आया था, ये जो बीटा का मान आया ये हमने यहाँ पर भर दिया, ठीक है कि नहीं, ये जो बीटा का मान है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, डी, तो कैपिटल डी का मान कितना है 1, और लैम्डा को लैम्डा ही लिखे रहने दिए। और यहाँ पर 2D का मान शुरू में लिखा था, 2D बराबर ये 2D का मान इतना हो गया। अब यहाँ से फाइनली लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो इसका और इसमें तिर्यक गुणा कर देना है, ये तिर्यक गुणा कर दिए। अब इसको आपको हल कर देना है, तो फाइनली ये इस टाइप से ये आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ईजी है, करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थी 21वां सवाल प्रत्यावर्ती धारा से। तो यहाँ लिखा है 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, यानी जोड़ा गया है। तो इसमें 2 पॉइंट में बात की गई है। पहला, परिपथ में धारा का RMS मान यानी वर्ग माध्य मूल मान कितना है, ये पूछा है। RMS मान उसको धारा का आभासी मान भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक पूरे परिपथ में कितनी नेट शक्ति है, औसत शक्ति कितनी व्यय हो रही है, ये आपको बताना है। तो चलिए दिया है R बराबर, R यानी कैपिटल R, तो बाह्य प्रतिरोध कितना है प्रतिरोधक का, ये 100 ओम, ठीक है ना। और ये कितना है, इसका RMS मान कितना है, VRMS बराबर 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी है, 20 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो अब आपके पास सूत्र है पहला पॉइंट निकालने के लिए, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर कितना आ जाएगा, VRMS बटे R, ठीक है कि नहीं। तो VRMS का मान कितना है 220, ठीक है ना, और R का मान कितना है 100। तो 0 से 0 कटा, 22 और बटे 10 यानी दशमलव यहाँ पर ला करके रख दिए, 2.2 एम्पियर हो गया। बस कहानी ख़त्म, एक आंसर IRMS आ गया, है ना। इतना ही चाहिए, फ्रिक्वेंसी की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी, है ना। अब यहाँ देखिए बी पॉइंट पे परिपथ में शक्ति व्यय हेतु निकालना है। तो परिपथ में केवल प्रतिरोध जब जुड़ा होता है तो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर फाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। यानी वोल्टेज भी, परिणामी वोल्टेज भी इसी तरफ जाता है और धारा भी इसी तरफ जाती है। तो दोनों में कलांतर कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस फाई बराबर 0, तो कॉस फाई बराबर कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सूत्र लगा दीजिए आप, शक्ति व्यय PAB बराबर VRMS गुणित IRMS गुणित कॉस फाई। आया समझ में। तो यहाँ पर VRMS का मान 200 कितना है, 220 है ना। तो यहाँ पर आपको 220 कर लेना है। और IRMS का मान अपन ने निकाला था 2.2, तो 220 में 2.2 का गुणा करेंगे तो 484.0 वाट, ये आंसर हो गया। ये औसत शक्ति व्यय हो गया, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपने समझ भी लिए होंगे कि ऐसा वीडियो बनाने में कितना समय, कितनी मेहनत लगती है। हमने पूरे बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिल सके। और चैनल में फिजिक्स की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपके लिए बहुत काम के वीडियो और उपयोगी वीडियो उपलब्ध हैं। यहाँ देखिए 22वां क्वेश्चन है कि AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। कितना है, 300 वोल्ट है। तो RMS वोल्टता कितनी है, RMS वोल्टता पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। और दूसरे में बी पॉइंट पूछा है AC परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पियर दिया है। तो धारा का RMS मान है ना, आभासी मान दे दिया है 10 एम्पियर, और शिखर धारा का मान पूछा है ना। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ देखिएगा AC वोल्टेज का शिखर मान V0 बराबर सवाल में दिया है 300 वोल्ट,
और फिर उसका आभासी मान यानी वर्ग माध्य मूल मान VRMS क्वेश्चन मार्क है। तो सूत्र होता है, ये आप जानते, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के उसमें 4-5 नंबर में आता है ना। तो VRMS बराबर ये संबंध आता है, मतलब VRMS बराबर V0 बटे √2 होता है ना। तो V0 का मान कितना दिया, 300, √2 ये लिखा, √2 का ऊपर नीचे हमने उठा के परमेयीकरण कर दिए तो ऊपर √2 आया और नीचे भी √2 का √2 में गुणा करेंगे तो बटे में 2 बनेगा। 2 से 300 काट दिए तो यहाँ कितना बचेगा, 150 आ गया। और √2 का मान आता है, याद रखिएगा, 1.414। अब इसका पूरे में गुणा करेंगे तो 212.1 वोल्ट ये हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसी प्रकार यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया है सेकेंड में 10 एम्पियर है ना। तो इसका शिखर मान पूछा, यही सूत्र लगेगा है ना। तो IRMS बराबर कितना हो जाता है, I0 बटे √2। तो यह शिखर मान पूछा है तो शिखर मान यही लिख रहे दिए, √2 को इसमें गुणा कर दिए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, IRMS गुणित √2। तो IRMS का मान कितना है, 10 एम्पियर, ये √2 का मान इतना भर दिए। इन दोनों का इसमें गुणा करेंगे, 0.1 अंक बाद यहाँ आ जाएगा, 14.14 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो इसी इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न और बता देते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समान प्रबलता की प्रत्यावर्ती धारा और समान प्रबलता की DC धारा में कौन अधिक है, खतरनाक है और क्यों। तो देखिए, AC धारा अधिक खतरनाक होगी। एक उदाहरण के लिए समझिए, क्योंकि AC धारा में जो उपकरण होते धारा के आभासी मान को नापते हैं। तो देखिए, धारा का अगर वर्ग माध्य मूल मान आभासी मान कितना, 10 एम्पियर है आभासी मान, तो उसका शिखर मान कितना बन जाता है, 14.14, इससे काफ़ी ज़्यादा। और DC धारा का जो मान जितना रहता है उतना ही रहता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका मान मापा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का, उससे उसका शिखर मान कहीं अधिक ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके। तो प्यारे विद्यार्थी, और भी 2-2 अंकों के हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 वीडियो में बताए हैं और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे हमने बताए हैं। तो वो वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हर प्रश्नों का उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं, तो निसंकोच प्रश्न कीजिएगा, है ना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।